जो ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑफ यूजीसी में आ गया है कि टीचर्स विल बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिंगिंग इन मनी टू द इंस्टीट्यूशन। कितने स्टार्टअप आपने कराए, कितना आपने फंड्स लाए अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, ये नहीं कि आपने कितना पढ़ाया स्टूडेंट्स को, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने भारतीयता कितनी प्रमोट की। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो आपको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर आप कह रही हैं पॉलिसी गलत है, आपने आर्टिकल लिख दिया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप किसी HEI में पढ़ा रहे हैं, तो रिकमेंडेशन यहाँ से जाएगा टू द इंस्टीट्यूशन कि इनको आप नौकरी से निकाल दीजिए, दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। बहुत बढ़िया था हिंदुस्तान एक ज़माने में जहाँ पे एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, पीपल वर नॉट अलाउड टू स्टडी, एंड जो मनुस्मृति में लिखा है कि आप कैसे गरम तेल डालेंगे अगर कोई दलित डेयर करता है कि वो स्क्रिप्चर्स को पढ़े, तो ये इनकी फिलॉसफी है जो हर जगह ये थोपना चाह रहे हैं। NEP ने लिखा क्लियरली और ड्राफ्ट पॉलिसी में भी था कि 50,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को घटा के हमें 15,000 करना है। तो आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए, ये नहीं समझाया कि बड़ा होने का मतलब क्वालिटी पे क्या हमारी बेटर हो जाएगी अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। बाहें मरोड़ के, आर्म ट्विस्टिंग करके कि हम फंड नहीं देंगे, GST का पैसा नहीं देंगे, रूसा अगर आपको चाहिए तो आपको ये पॉलिसी माननी पड़ेगी। एजुकेशन सबसे पहले स्टेट लिस्ट में होता था और ये बिल्कुल सही भी था, क्योंकि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के 90% देश के वो स्टेट बोर्ड्स के अंदर आते हैं और स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है उनकी एजुकेशन की, उनकी वेलफेयर की। I'll just quickly present जो एक क्रिटिक तैयार किया शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि कई बार जैसे शुरू में हम लोग डिबेट्स में जा रहे थे तो कई बार जो दूसरी साइड से जो बोल रहे थे सरकार की साइड से, वो कह रहे थे नहीं ये तो लिखा ही नहीं है बिल में, आप ऐसे ही कह रहे हैं कि फंडिंग नहीं है, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि फंडिंग नहीं है, फंडिंग तो लिखा है। फिर हमने उनको बताया कि नहीं देखिए वो फंडिंग वो कमीशन की अपनी फंड्स के बारे में है, आपके हायर एजुकेशन के फंडिंग के बारे में नहीं है। वो लोग जो स्पोक्स पर्सन आए थे वो खुद तो पढ़ते नहीं हैं, फिर कह रहे थे ये तो लिखा नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं, इसका सबूत क्या है। तो फिर वो सबूत के तौर पे मैं यही चाह रही हूँ कि थोड़ा मैं आपको जो पैरावाइज हमने एक प्रतीक बनाया जो मैंने तैयार किया था उसके बारे में थोड़ा बता दूँ, ताकि आप लोग भी इसके मतलब अगर किसी को बताना हो तो आप कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है। और मैं यही इनकरेज करूँगी कि हम लोग सब उसको इस पूरे बिल को पढ़ें। बहुत लंबा नहीं है, इसमें करीब 41 पेज हैं और 8 चैप्टर हैं। उसके बाद एक नोट इनका जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम नाम का नोट है, 8 चैप्टर्स आर देयर, और उसके बाद देयर इज़ अ फाइनेंशियल मेमोरेंडम, और ये फंडिंग वाली बात उसमें आती है कि इसके परव्यू में फंडिंग नहीं होगी, वो वहाँ पे लिखा है। तो मैं पहले क्लॉज बाय क्लॉज ज़रा सा कुछ बातें रख दूँ और उसके बाद जो ओवरव्यू है कि किन 5 मुद्दों पे हमें सबसे ज़्यादा खतरा है और हमारा ऑब्जेक्शन है, वो मैं समराइज़ करके, क्योंकि 2 अलग नोट्स प्रिपेयर किए गए थे। तो सबसे पहले जैसे कि सुरजीत मजुमदार ने हमें बताया था कि हमारी जो कमीशन है उसके 12 मेंबर हैं और जो 3 काउंसिल्स हैं उनके 14 मेंबर्स हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगी अभी, लेकिन आप चैप्टर 1 अगर देखेंगे तो 8 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर में थीम लिखी है और फिर जो कंटेंट में जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो मैं मेंशन करूँगी। पहले ही चैप्टर में ज्यूरिसडिक्शन नाम का जो क्लॉज है उसमें क्लॉज 2.1C में कंटेंट में ये लिखा है कि ये इसका ज्यूरिसडिक्शन सारी यूनिवर्सिटीज़ पे है, इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल या स्टेट। तो कोई इसमें 2 राय नहीं है कि ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पे भी काबिज होंगे। और हमारा कमेंट ये है कि वायलेटिव ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर हमारा एजुकेशन अभी तक कंकरेंट लिस्ट में है। मैं आपको बता दूं साथियों को कि एजुकेशन सबसे पहले स्टेट लिस्ट में होता था और ये बिल्कुल सही भी था, क्योंकि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के 90% देश के वो स्टेट बोर्ड्स के अंदर आते हैं और स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है उनकी एजुकेशन की, उनकी वेलफेयर की। तो ये सही था कि एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट था।
इसको 1976 में कंकरेंट लिस्ट में लाया गया इमरजेंसी के दौरान, और उसके पहले यूजीसी एक्ट आ गया था 1956 में, और यूजीसी फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसमें जैसे सुरजीत ने बताया, ये नहीं था कि वो हर चीज़ में दखल अंदाजी करेंगे, वो ये था कि सारे यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंस के तहत चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये था कि आप उसको देखेंगे। और डिग्री कोर्स के लिए जो जो ज़रूरतें हैं, ये नहीं कि क्या जाएगा कंटेंट में, कि भारतीयता जाएगी कि नहीं जाएगी, वो सब नहीं था। वो ये था उस टाइम पे कि जो रूल्स हैं आपके एकेडमिक काउंसिल ने पास किया कि नहीं पास किया, ये कंडीशंस हैं उसमें कि नहीं है कि आप ऑफर करते हैं कोर्स, कर सकते हैं कोर्स, अगर वो सब ठीक है तो हम आपको इस कोर्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो वो बेसिकली प्रोसीजरल था उनका। लेकिन अब हालत बीच में बदलती चली गई, तो 1976 के बाद ये कंकरेंट लिस्ट में आया है, और फिर कोशिश ये हो रही है कभी कभी बाहें मरोड़ के, आर्म ट्विस्टिंग करके कि हम फंड नहीं देंगे, जीएसटी का पैसा नहीं देंगे, रूसा अगर आपको चाहिए तो आपको ये पॉलिसी माननी पड़ेगी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वगैरह वगैरह। तो फंडिंग वगैरह को लेके आर्म ट्विस्टिंग करके, गवर्नर का इस्तेमाल करके कि जो चांसलर है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, आप फलाने को वाइस चांसलर नहीं बना सकते, ये सब झगड़े शुरू हो गए। और 2014 से तो बहुत ही ज़्यादा ये कोर्ट में भी जाने लगे ये मामले, और स्टेलमेट सा चल रहा है अभी वहाँ पे। कुछ कोर्ट्स कहते हैं कि चांसलर को आप बदल के अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, कोई प्रेसिडेंट के ऊपर रोक नहीं है कि कितना टाइम लगाएं इसको जवाब देने में। तो ये सब झगड़े जो हैं फेडरल स्ट्रक्चर को ही लेके थ्रेट्स आने लगे थे। तो ये ज्यूरिसडिक्शन में पहला 2.1 क्लॉज ही है पेज 2 पे, जो कहता है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ पे ये लागू होगा। फिर आप आते हैं एम्स पे। तो एम्स में क्लॉज 4C की बात है कि वहाँ पे फोकस होगा आपका आउटकम्स पे, नॉट सोलली ऑन इनपुट्स। नॉट सोलली तो उन्होंने ऐसी फिग लीफ डाल दिया, बेसिकली इनपुट्स पे फोकस नहीं होगा, ये फोकस होगा सिर्फ आउटपुट्स पे। यानी कि आप ये नहीं देखेंगे कि किसी यूनिवर्सिटी को फंड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, टीचर लगाने के लिए पैसा है कि नहीं है, किन कंडीशंस में वहाँ पे काम कर रहे हैं, रिमोट एरिया में क्या वहाँ पे क्लाइमेट है, क्या फ्लड्स होते हैं नहीं होते हैं, बैकवर्ड एरिया में काम कर रहे हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं, वो सब नहीं देखा जाएगा, सिर्फ आउटपुट देखी जाएगी। कोई एक एल्गोरिथम बना दिया जाएगा कि आप आउटपुट देखेंगे। तो ये एक इरेशनल तरीका है कि बिना इनपुट देखे आप आउटपुट कैसे मेजर कर रहे हैं, है ना। और फिर आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में फंक्शंस ऑफ कमीशन में आप अगर 9B है, क्लॉज 9B चैप्टर 2 में, कि आप सारे HEIs को लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। ये चीज़ आपका सीधा NEP से ही आया है, और इसमें NEP ने लिखा क्लियरली, और ड्राफ्ट पॉलिसी में भी था कि 50,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को घटा के हमें 15,000 करना है। तो आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाएं। ये नहीं समझाया कि बड़ा होने का मतलब क्वालिटी पे क्या हमारी बेटर हो जाएगी अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। और मल्टी डिसिप्लिनरी के नाम पे जो सुनने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आप पूछिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स से, जो सबसे पहली लेबोरेटरी इन्होंने बनाई है इस NEP को लागू करने के लिए, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी के नाम पे आपने इतना डाइल्यूशन कर दिया है, आप बिल्कुल यूजलेस पेपर्स ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, और ये कोई कोर्सेज यूनिवर्सिटी खुद, हमारे टीचर्स खुद नहीं बना रहे हैं, कहीं से बन के आ रहे हैं, और हमको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि केमिस्ट्री की टीचर को योगा पढ़ाना है और हम लोग को वैदिक मैथ्स पढ़ाना है जिसमें कोई हायर मैथमेटिक्स नहीं आती है, और फिटनेस के बारे में कराना है स्टूडेंट को ज़बरदस्ती। जो मैंडेटरी कोर्सेज हैं, फिट इंडिया नाम का है, एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ जस्ट प्रोपेगेंडा। उसमें स्टूडेंट्स का सारा टाइम जा रहा है। मेन सब्जेक्ट का फोकस 80% जो वेटेज मिलता था उसको, वो घटा के इन्होंने 50% कर दिया है, और उसको और कम करने जा रहे हैं। और आपको टीचर भी नहीं दे रहे हैं जहाँ जहाँ पे ऑप्शन पेपर भी अगर मिल रहा है। पूरा एजुकेशन की क्वालिटी हमारे यूनिवर्सिटी में बर्बाद हो गई है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हम चाहते थे कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज हों, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी नहीं आप ठीक से पढ़ें एंड अल्टीमेटली यू आर अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू आवर स्टूडेंट्स। फिर 9C में इंडिया एज एन एजुकेशन डेस्टिनेशन, ये चैप्टर 2 चल रहा है। तो इसमें आप इंडिया को वो ग्लोबल कमर्शलाइजेशन,
में ओपन करना चाहते हैं, बजाय कि आप फोकस करें कि हिंदुस्तान के अपने स्टूडेंट्स की क्या नीड है फॉर अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन। 9D में कमीशन के फंक्शंस में प्रमोशन ऑफ भारतीयता, ये चीज़ हमने देखी है NEP के तहत भी कि हर जगह इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमारे सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल अभी ड्राफ्ट करिकुलम आया है, सारा मैथ्स इन्होंने हटा दिया सिलेबस से। जो मैथ्स 90% मैथ्स पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है उसका नामो निशान नहीं है। 3 साल तक आप नहीं पढ़ेंगे। 7वें सेमेस्टर में एक छोटा सा पेपर है, क्या भर दिया है, पुराने ज़माने के कोर्सेज जो अब कोई नहीं पढ़ता, और पूरा इंडियन नॉलेज सिस्टम, संस्कृताइज नेम्स किसी ने सुने भी नहीं है। वो है क्या चीज़ कि वो हम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, और उसमें क्या मैथमेटिक्स है। वी विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द होल वर्ल्ड। तो ये प्रमोशन ऑफ भारतीयता के नाम से ऑब्सक्यूरेंटिस्ट कोर्सेज थोपे जा रहे हैं, अनसाइंटिफिक कोर्सेज थोपे जा रहे हैं, और जो डाइवर्सिटी हमारी इंडियन कल्चर की भी है, जो डाइवर्स ट्रेडिशंस हैं, वो कहीं रिफ्लेक्टेड नहीं है। ये पूरा एक ब्राह्मणिकल जो कि बहुत बढ़िया था हिंदुस्तान एक ज़माने में, जहाँ पे एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, पीपल वर नॉट अलाउड टू स्टडी, एंड जो मनुस्मृति में लिखा है कि आप कैसे गरम तेल डालेंगे अगर कोई दलित डेयर करता है कि वो स्क्रिप्चर्स को पढ़े, तो ये इनकी फिलॉसफी है जो हर जगह ये थोपना चाह रहे हैं। इसी तरह से चैप्टर 3 में अगर आप आ जाएं तो उसमें क्लॉज 11 के जो पॉइंट्स हैं, 11.2 में ग्रेडेड ऑटोनॉमी फॉर ऑल HEIs, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, तो सबको ऑटोनमस तो बनाएंगे, यानी कि डिसएफिलिएट कर देंगे। ये आपकी NEP 2020 में सेक्शन 9.4 में हम लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया था। इसमें ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आपको फ्रीडम है कि आप अपने रिसोर्सेज खुद रेज करें, यानी कि आपको सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में ये ज़बरदस्ती झोंक रहे हैं, और उसमें बड़ी क्लियरली लिखा है कि जो ऑटोनमस कॉलेज बनेंगे उनको ये फ्रीडम होगी कि वो किस तरह के भी, मतलब कोर्सेज क्या बनाए वो नहीं, लेकिन उसमें आपके सर्विस कंडीशंस, आपकी फीस स्ट्रक्चर, आपके जो हायर एंड फायर कंडीशंस, वो सारा कुछ उसमें 100% कंट्रोल उनको मिलेगा। कि पहले जिस रेगुलेशन के तहत हम इंडिविजुअल कॉलेजेस में खड़े होकर अपनी बात रख सकते थे विदाउट फियर कि हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हम ढंग से पढ़ा सकते थे विदाउट फियर कि किसी को ऑफेंड कर देंगे तो हम लोग को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अब वो हमारी डिफेंस में वो सेफ गार्ड नहीं रहेगा। आपका जो मैनेजमेंट है आपको नौकरी से निकाल सकता है, आपको एज ए स्टूडेंट सस्पेंड कर सकता है बिना कोई प्रोसीजर के। तो इस तरह से ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी फॉर HEIs वी हैव बीन अपोजिंग, और इसी चीज़ को एकदम मतलब लीगल टीथ देने के लिए आपका 11.2 चैप्टर 3 में ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी भी ले आया गया है। इसी तरह से आपका 11.4 में आप किसी भी HEI को ऑथराइजेशन दे सकते हैं, डिग्री या कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक किसी ने पॉइंट आउट किया कि आप जो रियली क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं उनको भी मशरूम करा सकते हैं। अगर कोई तरीका नहीं है और आप किसी को भी दे सकते हैं, तो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो चल रहे हैं, वी नो RSS कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस चला रहा है, उन सबको आप डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस दे देंगे तो हम लोग को तो बंद करते चले जाएंगे और उनको आप रिकग्नाइज करते चले जाएंगे। ये पॉइंट आउट किया गया था पहले भी, हमारे कई साथी पहले में AI फैक्टो की कॉन्फ्रेंसेस में गई थी, तो दिस पॉइंट हैड बीन पॉइंटेड आउट इवन विद द HECI बिल ऑफ 2018। देन डिग्री ग्रांटिंग ऑटोनॉमी फॉर एवरी कॉलेज, यानी ये डिसएफिलिएशन वाला आ गया है कि डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं कहेगी, अब सेंट स्टीफेंस अलग डिग्री देगा, हिंदू कॉलेज अलग डिग्री देगा। ये जो चीज़ हम सारे टीचर्स को वार्न कर रहे थे और स्टूडेंट्स को कि ये हमारी गर्दन काटने जा रहे हैं और ये आ रहा है, लोग समझे नहीं। अरुण जी ने बताया कि अब यहाँ पे बिहार में ये शुरू हो गया है कि सब कॉलेजेस को अलग अलग कर देंगे। तो क्या आपकी क्वालिटी रह जाएगी? क्या आप जो सपोर्ट सिस्टम अपने फेडरल स्ट्रक्चर में रखते हैं ताकि क्वालिटी बरकरार रहे और सबको वो सपोर्ट मिले, चाहे वो भगिनी निवेदिता कॉलेज हो, चाहे वो LSR हो, हम सब मिल के सारा काम करते हैं, चाहे वो कमिटी ऑफ कोर्सेज में करें या किसी भी जगह एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं, तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो एक क्वालिटी आपकी रहती है। इसके साथ आप देखेंगे कि अगला वाला जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में एक्रेडिटेशन काउंसिल के फंक्शंस के बारे में है। तो 14.2 में, क्लॉज 14.2 में सारा कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्रेडिटेशन है। आप जो असेसमेंट करेंगे,
है ना, ये एक्रेडिटेशन काउंसिल है। कैसे एक्रेडिट करेंगे? आप फिजिकली इंस्पेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपकी टीम आएगी, देखेगी कि जगह है कि नहीं, टीचर है कि नहीं, क्या क्वालिटी, स्टूडेंट से बात करती है, टीचर से बात करती है। एटलीस्ट ऑन पेपर ये सब है अभी तक, इंस्पेक्शन कमिटीज़ आती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक एल्गोरिथम बनेगा, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी और उसमें आप यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को भरना पड़ेगा कि ये हो रहा है, परफॉर्मेंस क्या था। ये नहीं देखा जाएगा कि इनपुट क्या है, किस तरह के बैकवर्ड पॉपुलेशन को आप केटर कर रहे हैं या क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी डाइवर्स कंडीशंस। सीधे आपको टेस्ट किया जाएगा एक किसी एल्गोरिथम के बेसिस पे। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रिमोट एरियाज में हैं या हिली एरियाज में या बैकवर्ड एरियाज में हैं, ये वन शू साइज फिट्स ऑल अप्रोच की वजह से उनके खिलाफ फिर या तो डी रिकग्निशन या और ज़्यादा फंड काटो, ये रिकमेंडेशन आ जाएगा इस VBSA से। 14.2 में बड़ा खतरनाक है कि आप पेनल्टीज भी रिकमेंड कर सकते हैं, और वो उस पर और डिटेल हम लोग को बाद में पता चलेगा। चैप्टर 5 पे मैं आती हूँ कि 16.2 क्लॉज है कि लर्निंग आउटकम्स आप फ्रेम करेंगे। तो ये इस डाइवर्स कंट्री में कैसे आप लर्निंग आउटकम्स को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, तो ये बात हमारे उसमें गले से नहीं उतरती है। और 16.2 में उसी चैप्टर 5 में आप वोकेशनल को इंटीग्रेट करके चलेंगे HE के साथ। तो वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स को हम लोगों ने 90s में भी लड़ा था कि इंटीग्रेट करेंगे तो ना ये रहेगा ना वो रहेगा। आप उस पर अच्छी तरह से खर्च करके वोकेशनल एजुकेशन को अलग रखिए, और हमारे जो रेगुलर स्ट्रीम्स हैं उनमें आप खिचड़ी मत बनाइए, तो ना ये सीखता है स्टूडेंट ना वो सीखता है। तो ये वही चीज़ का आइडिया और आगे बढ़ाया जा रहा है कि आपका सिवियर एकेडमिक डाइल्यूशन होने के चांस हो रहा है, जैसे हमने एक्सपीरियंस किया है, और वही चीज़ इसमें आई है। और फिर 16.2 में फिर से इंडियनाइजेशन टू प्रमोट भारतीयता, ये हर जगह ये सैफ्रनाइजेशन, कम्युनलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, और अनसाइंटिफिक करिकुलम इसमें डालने की कोशिश की जा रही है। फिर चैप्टर 6 पे आ जाइए। चैप्टर 6 में कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटीज़ के बारे में है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉज 22 में सारे नॉमिनेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, और जैसे सुरजीत ने समझा दिया, या तो डायरेक्ट नॉमिनीज हैं या एक्स ऑफिशियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं कोई एक्स ऑफिशियो पोजीशन, या वो सिलेक्ट होते हैं किसी सिलेक्शन कमेटी से जिसके सारे मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो आपका एक भी मेंबर इंडिपेंडेंटली कहीं स्टेट से नहीं आएगा, किस स्टेट से कौन आएगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। तो कैसे तय करेगी? वी ऑल नो कि ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के टोटली खिलाफ है। फिर आते हैं चैप्टर 7 में पेनल्टीज, जिसमें डिटेल की गई हैं। तो 33 क्लॉज में जो पेज 17 पे है, बड़ा डेंजरस है। ये सिर्फ मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं पीनलाइज किया जाएगा, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई पर्सन्स हैं, द वर्ड यूज्ड इज पर्सन्स, persons who are found responsible, I'm quoting, found responsible for contravention of provision in VBSA Act. Now what does contravention mean? कि अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर आप कह रही हैं पॉलिसी गलत है, आपने आर्टिकल लिख दिया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप किसी HEI में पढ़ा रहे हैं, तो रिकमेंडेशन यहाँ से जाएगा टू द इंस्टीट्यूशन कि इनको आप नौकरी से निकाल दीजिए। They can be removed from employment, okay, not just from a position which they may be occupying as an office. If the HEIs don't throw them out, then the HEIs face heavy fines, huge fines, and grant cut, disaffiliation, and finally closure. They are so afraid of dissent and criticism that अगर individual कोई teacher या student अगर इनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इसमें अगर आप सोचते हैं कि मैं ओवर इंटरप्रेट कर रही हूँ, प्लीज़ जो थोड़ा बहुत है उसके बेसिस पे क्या चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, अगर ये लिख रहे हैं तो वो तो करके ही छोड़ेंगे, है ना। जो हो रहा है उसको ये लीगल टीथ दे रहे हैं। आप कोर्ट में जाएंगे कि मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो द कोर्ट विल से लेकिन वो तो लॉ में लिखा है कि आपको नौकरी से निकाल सकते हैं अगर आप इस पॉलिसी को कॉन्ट्रवीन कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से डिसेंट को हैंडल किया जाएगा।
हाँ, आप अगर अग्रीव पर्सन हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या सुनवाई आपकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो आपको निकलवा रही है नौकरी से। अगर आप अग्रीव्ड हैं तो वहाँ जाने से क्या फ़ायदा है? तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जज, जूरी एंड एक्सिक्यूशनर तीनों बन जाएगी। ओके, फिर हम आते हैं चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 में आप देखिए कि चैप्टर 1 to 7 में इन्होंने अपना पुलिसमैन बैठा दिया। दिस फेलो विच इज़ द कमीशन, है ना, मैं तो उसको फेलो कह रही हूँ, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस कांस्टेबल है, डंडा दिया उसके हाथ में कि पीटो इन लोगों को अगर ज़रा सा इधर उधर करते हैं हमारे खिलाफ। तो वो पुलिस वाला जो है उस पर भी इनको भरोसा नहीं है। और वो चैप्टर 8 में कहते हैं कि अगर let me read it to you. This is clause 47 page 20. The central government may supersede the commission or councils for a period of 6 months. Okay, so ये कमीशन को एकदम लेम डक बना देता है। पहले से जो कमीशन के मेंबर्स है फुल टाइम नहीं है, वो थोड़े थोड़े पीरियड के लिए। अभी यूजीसी में जो प्रोविजंस है वो सब नहीं है, वो थोड़े कभी आप उनको निकाल सकते हैं पहले भी। लेकिन अगर हिम्मत करके एक स्पाइन डेवलप करके अगर कमीशन के मेंबर्स कह दें कि हमें इस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बंद नहीं करना चाहिए या दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम 1 करोड़ फाइन हमें नहीं लगाना चाहिए, तो उनकी हिम्मत अगर ये हो गई तो उनको आप सुपरसीड कर सकते हैं। 6 महीने तक आप वो कमीशन को बंद, पूरे कमीशन को बंद कर देंगे। रातों रात उनको सारा छोड़ के ऑफिस जाना, बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। और एक और चीज़ आई है क्लॉज 48 में कि किसी भी कमीशन के मेंबर या काउंसिल के खिलाफ कोई लीगल सूट नहीं हो सकता है। अगर बहुत ही खराब डिसीजन उन्होंने लिया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते उनके खिलाफ, है ना। वो उनको प्रोटेक्ट करता है कि आप कुछ भी डिसीजन ले लें, आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और 49 वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एक्ट सुपरसीड्स all existing laws that are inconsistent with it. In other words, जितनी यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट्स हैं, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट हैं, वो सब सुपरसीड हो जाएंगी। तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ गया? आप मेनी पीपल हैव पॉइंटेड आउट कि तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल में हम हैं, इट इज़ अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट। ये हो ही नहीं सकता, आप कर नहीं सकते ऐसे, लेकिन ये कर रहे हैं। All existing acts of universities have been designed keeping in mind the special character of each university. JNU का अलग कैरेक्टर है, IGNOU का अलग कैरेक्टर है, जामिया का अलग, हमारा अलग कैरेक्टर है। हमारा एक एक्ट कैसे बनेगा? कॉमन एक्ट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी लाने की कोशिश कर रही थी 2000 में। 2004 में वो लोग बाहर चले गए, वो सब हट गया। वो जो बिरला अंबानी की रिपोर्ट के बेसिस पे कॉमन एक्ट लाए थे ये, तब भी हम लड़ के हमने उसको वापस करने की कोशिश की। मधु और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे थे लेके कि इस एक्ट के खिलाफ हमें करना है, तो वोट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट हार गई, हमारी वजह से नहीं, लेकिन वो हार गई, थैंक गॉड फॉर दैट। उस टाइम पे नहीं आया, अब वो सारी चीज़ें आ रही हैं। फाइनली जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम लास्ट में आता है उसमें क्लियरली लिखा है, अगर लोग पूछते हैं कि फंडिंग का कहाँ लिखा है, तो फंडिंग का क्लियरली लिखा है कि क्लॉज 3 में फंडिंग, आई एम कोटिंग, funding of HEIs is kept out of the purview of the VBSA. The Ministry of Education will devise a mechanism, ये नहीं कि मिनिस्ट्री देगी पैसा, वो mechanism बनाएगी dispersal of grants के लिए। हम लोग को मालूम है क्या mechanism अभी तक बनाया हुआ है, हीफा। वो हीफा विल बी द mechanism। आप लोन लो, मतलब जैसे कि हमें समझाया गया, देवादित्य ने समझाया कि हमारा ही पैसा जो सेस हमसे जमा किया जा रहा है, एजुकेशनल सेस, कितने सालों से, और करोड़ों करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपया इनके पास पड़ा है, एक नया पैसा इन्होंने नहीं दिया एजुकेशन के लिए, एक नया पैसा नहीं दिया। कहाँ जा रहा है? उसको सेविंग्स मान रहे हैं। हमें मालूम है कहाँ कहाँ उस तरह के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एजुकेशन पे नहीं किया जा रहा है। और ये जो हीफा के थ्रू अगर आएंगे हम, ऑलरेडी फंडिंग को लेके तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला से कहा गया कि आप पीएम श्री नहीं करेंगे तो हम आपका फंड नहीं देंगे, अगर आप एनईपी नहीं करेंगे तो हम फंड नहीं देंगे, अगर आप 4 साल का प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हम फंड नहीं देंगे। जीएसटी का सारा पैसा बटोर लिया और स्टेट्स को जो उसका फेयर शेयर है वो नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पे ये निचोड़ रहे हैं, स्टेट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं ऑलरेडी, जब कोई इसका लीगल रूट नहीं है। अब जब लीगली आप ये कर लेंगे कि माई बाप मिनिस्ट्री आप पैसा दे दो, तो हम क्या करेंगे तब तक जब तक वो पैसा नहीं देते हैं? हम टीचर कैसे अपॉइंट करेंगे, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव करेंगे, हम कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे?
क्या हम रोक सकते हैं सारे काम जब तक वो रेड टेप जो है मिनिस्ट्री का, और जब तक उनके पॉलिटिकल मास्टर्स नहीं कहते कि हाँ बेटा तुमको हमने दान में इतने पैसे दिलवा दिए, लोन से फिर आपको वापस करना होगा, फीस बढ़ा के, टीचर से कह के, जो ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑफ यूजीसी में आ गया है कि टीचर्स विल बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिंगिंग इन मनी टू द इंस्टीट्यूशन। कितने स्टार्टअप आपने कराए, कितना आपने फंड्स लाए अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, ये नहीं कि आपने कितना पढ़ाया स्टूडेंट्स को, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने भारतीयता कितनी प्रमोट की। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो आपको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब मैं फाइनली जो 5 मेन हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, जिनको हमने विद द हेल्प ऑफ सम MPs दैट वी वर डिस्कसिंग विद, दे सेड कि आप 5 मेन हमारे इश्यूज रखिए। तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। सबसे पहले नंबर 1, इट इज़ वायलेटिव ऑफ द फेडरल कैरेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, that is Article 1 of the Constitution, and education is in the concurrent list. Then number 2, and I've quoted the clauses where this has come, all right. Then funding of HEIs, जो एक की फंक्शन था UGC, AICTE और MCTE का, वो अब इनका जो नया अवतार है VPSA, उसका फंक्शन नहीं है, राइट। और इसके बाद तो डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। ऑलरेडी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने देखा, उनको गारंटीड ग्रांट मिलता था, ओवरनाइट कहते हैं हम नहीं देंगे ग्रांट, कोई बहाना बना लिया, तो इनको स्टूडेंट्स की फीस लाखों में एकदम से बदलनी पड़ी, इतना, क्योंकि टीचर्स की सैलरी कैसे देंगे। फिर 1 महीने से ज़्यादा तक वहाँ पे स्टूडेंट्स का एजुटेशन चला, स्टूडेंट्स जेल गए, पिटे, और इसके बाद फिर उनको झुकना पड़ा क्योंकि स्टूडेंट्स लेड दैट स्ट्रगल। इसी तरह से हर जगह आप देखते हैं कि हीफा का लोन यूज़ करके ये कितना फीस को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एंड नंबर 3, loss of academic autonomy and academic freedom for HEIs that I've explained to you. Without academic freedom, there is no university. University में अगर आप dissent नहीं कर सकते हैं, critical ability आप अपनी exercise develop नहीं कर सकते हैं, तो आप education cannot be imparted, knowledge cannot grow. There is no university, there is no education without the ability to dissent, to have a dialogue, to have a debate. All right. So ये already मैंने समझाया है। Then फोर्थ पॉइंट इज कि HEIs को लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस जिनमें ग्रेडेड ऑटोनॉमी है वो बदल दिया जाएगा। वो जो गवर्नेंस का पूरा स्ट्रक्चर बदल के आपके 15,000 जो कह रहे हैं 15,000 होंगे, प्राइवेट दुकानें चल रही होंगी हायर एंड फायर लेके, कंट्रोल पूरा ऊपर से होगा डंडा मार के, और आपको ग्रांट कम करवा दें या आपके लोगों को निकलवा दें या कहें भारतीयता पढ़ाना है या आपको इस 4 साल का प्रोग्राम जो हमने स्ट्रक्चर दिया है वो पढ़ाना है, लेकिन आपको फ्रीडम देती है कि आप टीचर्स को नौकरी से निकाल दो, स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दो, और पैसा बटोरो, कहीं से भी जितना भी पैसा आपको जमा करना है करो, किसी तरह से अपना काम चलाओ। तो ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी एंड लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस की बात है। और 5वां ये है कि डाइवर्सिटी एंड एक्सेस, कि कौन पढ़ पाएगा। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन को, हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, हमारे जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है। तो इससे तो एक्सेस और कम हो जाएगा और डाइवर्सिटी हमारी इंस्टीट्यूशंस की ख़राब हो जाएगी, और जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट आ रहे हैं उनकी वजह से हम किस तरह से पूरा जो हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो हमारा डिमांड ये रहा है कि स्टेट की ऑटोनॉमी वापस दो और यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी वापस दो, कि किस तरह से हम एडमिशन करना चाहते हैं, और ये NTA को डिसबैन करो। वो बातें ऑलरेडी रख दी गई हैं, तो मैं और बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। गजेंद्र बाबू जी ने जो 2 पॉइंट्स भेजे थे वो भी मैं बता दूँ। एक कि VPSA बिल इज़ टेकिंग अवे द रेगुलेटिंग पावर ऑफ द स्टेट, जो एंट्री 32 में लिस्ट 2 में शेड्यूल 6 में है, ये आप लोगों को मैं डिटेल में डॉक्यूमेंट दे सकती हूँ। और दूसरा है कि डेवलप्ड इंडिया के लिए अगर हम कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट एजुकेशन को होना चाहिए इन अकॉर्डिंग विद आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ख़त्म किया जा रहा है इसमें। इसी के साथ मैं ये अपना जो प्रेजेंटेशन है इसको मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड यू कैन ऑलवेज गेट दिस डॉक्यूमेंट।